का जो डेट बता रहे हैं ये एडजस्टमेंट पॉइंट जो भगावान है उसके साथ सर हम लोग का जो पार्किंग के बारे में बात कर रहे थे वो 150 मीटर का 50 मीटर से ज़्यादा अगर कभी वाटर लेवल इंक्रीज किया तो हम लोग को एक फर्दर स्टडी कराने को है। वो स्टडी भी हम लोग सीख भर से कराए थे। उसमें जियोलॉजिकल मेथड से हम लोग इनके अपने कोई भी साइंस से अपना माइंड से भी उनके माइंड से, इसलिए भागाबांध से हम उस एरिया का टोटल एक रिसेंट और स्टडी कराया था जो 2023 का जनवरी में आया था। ये मतलब फाइनल स्टडी को उसको भी बताया है कि 59.2 मीटर्स का सॉलिड बॉडी आपका है और उस जोन पे फॉल्टेड जोन था। जिस फॉल्टेड जोन का चलते उनका सीम है 17 सीम, हमारा 17 सीम, उनका 16 सीम। तो 16 सिम और 17 सिम के बीच में 22 मीटर का एक लेवल डिफरेंस आ गया और एक ही गैलरी, सिंगल एक गैलरी 55 मीटर का हम लोग को चला हुआ है। ये जो पोर्शन दिखा रहे हैं जो अपना बैरियर तरफ गया तो इनका ये इस पोर्शन इज मुनिटी 17 टॉप सिम, ये एक ही सिंगल गैलरी एक आया था। उसके बाद एक सॉलिड पार्टी 55 मीटर का, उसके बाद ये भागाबांध का माइंस का ये वाटर सीट है क्योंकि आज का दिन में भागाबांध और भी एरिया सब पानी में डूब गया है। तो इस लेवल से हम लोग जो 22 मीटर का ऊपर है राइट साइड में, उसके अलावा ये लेवल से 150 मीटर का टोटल लेवल डिफरेंस तक बोले थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टडी आप एक फर्दर और कराइएगा। तो इसी स्टडी का जो 40 का हम लोग किया है, इसमें आईएसएल का जो इनिशियल स्टडी था वो 55 मीटर का था। आज का दिन में शिल्पा का था 59.2 मीटर का था। मतलब अभी प्रूवन नहीं है 55 या 59 आज का दिन में लेटेस्ट बोल रहे हैं सर, जियो फिजिकल मेथड के थ्रू जो मैंने स्टडी फाइनल की और उसमें उनका भी तरफ से कहना है फाइनल जो रिकमेंडेशन था ये है जो सर 57.9 मीटर का, उसमें जो शॉर्टेस्ट पार्टी किसी भी एरिया वो जियो फिजिकल मेथड से उतना ही बताया। प्लस इस पानी से हम लोग के लिए कोई ऐसा खतरा नहीं है क्योंकि जो 150 मीटर नहीं 300 मीटर तक जो इनिशियल स्टडी था और एक हम लोग इस पे करते हैं रेगुलर उस माइंस का और हमारा माइंस का मतलब पूरे एरिया का और हमारा एरिया का एडजस्टमेंट के चलते डेली का जो उनका वाटर लेवल का मेजरमेंट है उसको उस साइड से मॉनिटरिंग करते हैं, बोथ साइड से सर्वे टीम का अपना मैनेजर के थ्रू करते हुए और बीच बीच में इंस्पेक्शन करके और इस साइड से हम लोग का जो डिपिलरिंग गोफ एरिया है यूनिटी साइड का, उसके बाहर में जो ईपी स्टॉपिंग है उस ईपी स्टॉपिंग का रेगुलर हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं। जो कोई वाटर सीपेज या ड्रॉपलेट्स कहीं से आ रहा है पानी का, तो ये दो सिस्टम मेंटेन है जो उनके माइंड से उनके तरफ से रेगुलर वर्टिकल वाटर लेवल का मेजरमेंट हो रहा, जो जॉइंट स्टडी में अपना दोनों का एक रिकॉर्ड पे मेंटेन भी हो रहा है इंस्पेक्शन। ऐसे कोई इंसिडेंट क्या 2016 से लेकर अभी तक हाँ जैसे बागाबांध में वाटर लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ तो हमारा कोई सीपेज आपका तरफ से कोई सीपेज 10 साल में कभी पिछले 10 साल क्यों सर किसी साल मतलब ये 17 सिंह का जो डिपिलर होके के वो ईपी स्टॉपिंग के थ्रू बंद हुआ है ये आज से करीब 25 साल पहले। तो प्रीवियस जो भी स्टडी था लेकिन पिछला लास्ट 2020 से जो हम लोग जब से ये रिव्यू हुआ था उसके बाद से जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं ये पिछला 4 साल में हम लोग ईच एंड एवरी डे का स्टडी में कभी भी कोई पानी का सीपेज का कभी भी तो मैक्सिमम ये 10 साल का जो स्टडी में मैक्सिमम वाटर लेवल उनका गया सर 132 का, तो 132 मैक्सिमम और आज का दिन में आपको 132 का कुछ नहीं और आज का दिन में वो 118 मीटर है 18 आज का दिन 118। दूसरा इसमें जो हम लोग एक्सीडेंट हुआ था सर B16 बॉटम पे डेवलपमेंट गैलरी पे, उस पे हुआ था जो 23/7/2021 को 23/2/2021 को फरवरी महीना में उसमें इंसिडेंट हुआ था जो एक साथ में हम लोग एक बॉटम गेट रोड का डेवलप कर रहे थे, नियरर एडजेसेंट एक डिपिलर पैनल चल रहा था प्राय उसी लेवल पे था। B11A पैनल खत्म करते हुए पहुंच रहा था और B16 का बॉटम गेट 50 मीटर का के ऊपर हम लोग चला रहे थे रोड।
उस फेस से प्राय 10 मीटर पीछे से पूरा 18 मीटर्स का एक स्लैब एडिशनली और 10-11 मीटर प्राय 29 मीटर्स का एक स्लैब 1 मीटर से 1.5 मीटर तक का प्राय स्लाइस एक साथ में कपल्ड हो गया सेकंड शिफ्ट में। तो वो जो डिस्टर्बेंस इफेक्ट हम लोग उस समय फील किए, पर जो भी सिम्पा का स्टडी का रिकमेंडेशन हुआ इंस्पेक्शन के दरमियान से, फिर वो स्टडी से जो आउटकम आया 2-3 कंडीशन चेंज। हाँ सर, तो वो चेंजेस इतना ही हुआ। फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग 16th टॉक्सिन में कभी भी साइड बोल्टिंग नहीं करते थे, जहाँ पे जियोलॉजिकली डिस्टर्ब है वो छोड़ के नॉर्मली हम लोग उस जगह पे मतलब ईच एंड एवरी जब भी आप डेवलप कर रहे हैं पूरा 16 टॉक्सिन का जो भी गैलरी डेवलप कर रहे हैं उसको पूरा 3 रोज ऑफ साइड बोल्ट्स, और जहाँ जियोलॉजिकली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब है वहाँ पे एक्स्ट्रा और एडिशनल वायरनेस या डबल स्ट्रैप के साथ कुछ तो फिर गार्डर और गोल पोस्ट सपोर्ट्स भी दे रहे हैं। और तीसरा हुआ था जो ड्यूरिंग डीपी लर्निंग और डेवलपमेंट जब एक लेवल पे आ जाए कोई गैलरी का डेवलपमेंट करते हुए अगर प्रीवियस लेवल का डीपी लर्निंग वहाँ तक पहुँच गया है तो वो अगर दोनों एक लाइन पे आ रहे हैं तो उसका 10 मिनट का पहले से हमको आइदर डेवलपमेंट या डीपी लर्निंग किसी एक को रोकने वाला है, किसी एक का ऑपरेशन को रोकने वाले हैं। तो हम लोग को ये फायदा है आपको 10 मीटर व 20 मीटर का डिफरेंस बनाने के लिए वो डेटा थोड़ा रोकने के लिए तो हमको डीपी लर्निंग करते हुए करके आगे बढ़ा, और ये 10 मीटर पे हम अपना शेप साइज में आगे जब बढ़ जाता है तो रेगुलर प्रोडक्शन भी चलता है। वो देखते हुए हम लोग डेवलपमेंट का थोड़ा सा स्टॉपेज करके जब वो लाइन पूरा 10 मीटर से ज़्यादा क्रॉस कर जाता है डीपी लर्निंग तब फिर डेवलपमेंट को शुरू करते हैं। ये जो भी उनका सजेशन आया था शिल्पा का वो सब सजेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए उसी हिसाब से परमिशन दिया डेवलपमेंट। और इसमें एक और सीरियस एक्सीडेंट जो बीआरएस ऑपरेटर के साथ हुआ था उसमें हम लोग का एसओपीज जो था उसमें एक्सीडेंट के बाद जो आउटकम आया था उसमें चेंजेस करने के लिए बोला गया था। जो जितना लीवर साइज है उसको मैन्युअली ऑपरेट करते हैं हाइड्रोलिक लीवर, उस लीवर को कुछ ना कुछ कलर कर देने के लिए या तो कुछ वो दैट फ्लोरेसेंट स्टिकर टाइप का लगाते जिससे कि लोगों को पता चले। उसमें हुआ था एक ऑपरेशन जो ऑपरेटर अपना गलती से दूसरा लीवर को ऑपरेट किया और वो अपना पैर को उस जगह से उसका बेस से हटाया जाए, उसको लगा हम लेग ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन किसी कारण में उसका हाथ से एक्चुअली जो फ्रंट बेस को जो एडवांस करने का है उसका ऑपरेट हो, उसके चलते उसका पैर का उंगली दबा। तो ये सब जो 5 पॉइंट उसमें कुछ और ऐड किए थे। फिर एसएलपी रिव्यू हुआ था। एसएलपी को हम लोग फर्स्ट टाइम एक्चुअली 7/12/2021 में डीसी सर से साइन करा के डीजीएमएस के पास एक अप्रूवल के लिए पहले जमा करने का उस समय सिस्टम आया था तो जमा किया हुआ था। और फिर 13/10 को रिव्यू हुआ वाइंडर ऑपरेशन से लेकर वाइंडर का सेफ्टी का और भी जो प्रबंधन था। तो हम लोग देखे अगर वाइंडर में सेफ्टी सर्किट थोड़ा बहुत बाईपास होने के चलते किसी कारण में ऑटो कंटिन्यूस का और कुछ एलिमेंट अगर डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आदमी का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए वाइंडर वाला सेक्शन पे हम लोग का जो रिस्क रेटिंग था वो थोड़ा सा बढ़ाए 75 से उसको 100 और कुछ रिस्क रेटिंग में अगर बढ़ा। दूसरा इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के रिलेटेड जो शुरू में सर पूरा इलेक्ट्रिकल जीआई होने के बाद जो भी उसमें आया था एसओपीज में कुछ चेंज करके और अपडेट किया गया था। इसका शैफ्ट ग्रुप का बॉटम में होल मार्क थोड़ा फ्लो होने के चलते उसमें हम लोग 4 आदमी 3 आदमी जो आ गया था मतलब मालवा में थोड़ा सा दबने का डर, तो वो कंडीशन का हम लोग पूरा स्टडी करते हो को पता है समय पे हुआ। उसमें हम लोग को मेन प्रोविजन का आज का दिन में लेटेस्ट जो देखे हैं उसमें यही सिस्टम चेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। लोग नया एरेजिंग का इसलिए लिया ह्यूमन एक्सपोजर वहाँ पे मिनिमम, और 2-3 पॉइंट था जो जैसे हमारा अगर चोकिंग होने का कुछ या क्वान्टिटी अगर कम प्रोवाइड कर रहा
और ऊपर में वाटर गेज पे चेंज आ जाता है, उससे देख के प्लस रेगुलर जो अपना एयर मेजरमेंट का कलम रिटर्न रूट में जो चेकिंग करते हैं उसको थ्रू पता चल जाता है जहाँ यहाँ पे चोकिंग बढ़ रहा है या तो मान ज़्यादा डिस्चार्ज हो, प्लस जहाँ पे ऊपर से डिस्चार्ज पॉइंट से रेगुलर इंस्पेक्शन करके इसी तरीके से वहाँ से डिस्चार्ज ना हो या बहुत ही मिनिमम अगर किसी कारण से वहाँ से कोई साइड का जैसे प्लेट टूटना या कोई और चीज़ों से ज़्यादा कुछ या कोई फाल्ट का ऑपरेशन के चलते पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज को अगर नहीं रुक रहा तो उसको कंप्लीट बंद करके पहले ठीक ठाक करके तब उसको डिस्चार्ज करेगा। तो ये सब कुछ SOPs में इसमें चेंजेस है। और फिर हाई प्रेशर फ्लूइड सर्किट में झाझरा में जब एक्सीडेंट हुआ फैटल केस हाइड्रोलिक सर्किट से मालफंक्शन होकर वाल्व से उसका आदमी का जो यहाँ पे पूरा चोट लगने से केस हुआ फैटल हुआ, उस केस को लेकर के हम लोग इमीडिएटली नेक्स्ट डे लगी जो भी रिपोर्ट मिला उस बेसिस पे एनालिसिस करके एक वर्कशॉप किए थे, उसमें कुछ रिव्यू पे हम लोग डाले थे। लेकिन उसका जो हाई प्रेशर सर्किट में कंप्रेसर हो या हाइड्रोलिक हो उसका रिलेटेड जो रेटिंग था वो हम लोग को जितना था उतना ही आ गया। झाझरा में जो हुआ वो हाइड्रोलिक सर्किट से वो फैलिंग हो गए, मतलब हाइड्रोलिक सर्किट्स का वाल्व का फेलियर वाल्व फेलियर वो वाल्व को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया था, वो लोग कोई कंफ्यूजन दिया कोई स्टेटमेंट जो अपना वो लॉक हो गया और किसी ने बोला कि नहीं वहाँ से आपको ज़्यादा हाई प्रेशर होने के चलते वो अपना जो पिन था उससे वो निकाल दिया। सो विद टाइम आप जब ये रिव्यू करते वक्त मतलब 9,000 से आप लोग ऐड करते जा रहे हैं सर, हम लोग का ये हाई प्रेशर सर्किट का एक बनाया हुआ था क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर सर्किट का दो यूज करते हैं, एक कंप्रेसर का यूज और एक हाइड्रोलिक सर्किट का पावर पैक का। तो पावर पैक का रेगुलर मेंटेनेंस करना, पावर पैक का प्रेशर को रेगुलरली मेंटेन करना बा उसका लीकेजेस कहीं अगर कम हो चाहे ज़्यादा हो दोनों केस में उसको मेंटेन करते हुए उसका स्पेयर्स रखना, उसका सफिशिएंट ट्रेनिंग बा स्किल पर्सन से काम कराना, इन एक्सपीरियंस आदमी से ना करना, ये सब कुछ पॉइंट्स उसमें हम लोग कंट्रोल यूजर्स में डाले थे बा उसके ऊपर में कुछ SOPs भी बनाए थे जिसको हम लोग कुछ और एडिशनल जोड़े। और टोटल आपका मार्क क्लीनिंग वाला में फिर SFP में जो प्रिंसिपल आधार जो आपने आइडेंटिफाई किया था ये थे SFP जो SFP आधार है मतलब 2016 में जो आइडेंटिफाई किया अभी उसका एकदम जीरो या कुछ जीरो नहीं सर, फटा है वो कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन, ओनली कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन आउट ऑफ 5 जो था उसमें से अच्छा टोटल था स्पॉन्टेनियस हीटिंग को कम किया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग भी हम लोग कम कर क्योंकि हम लोग का सर सुविधा है जो अभी जो इक्विपमेंट्स मिला था इनिशियली हम लोग जो बनाए थे उस समय फुल थिकनेस लॉन्ग का पूरा ले नहीं पाते हैं पुराना दिन में, उसको बेस करते हुए कंसेप्शन में बनाए थे। लेकिन जब नया लॉन्ग वाला आया इसमें हुआ कि फुल थिकनेस ले लेते हैं तो ऊपर पे स्टोन नीचे स्टोन कोयला उस पे रहता नहीं है, इस फेस पे कोयला को एकदम पूरा फीड करते हुए FC आगे बढ़ता है पूरा पूरे फुल थिकनेस ले रहे हैं तो उस पे आपको जो फॉलन कोल का कुछ डेब्रिस पीछे गोफ में रह जाने का चांसेस कम है। इसके अलावा भी हम लोग को थोड़ा फैसिलिटेट करता था जैसे गोफ इमीडिएटली केविंग हो जाता है तो उसमें एयर ऑक्सीजन परसेंटेज का इंफ्यूजन एकदम एयर परफॉर्म हो जाना, रिएक्शन का टाइम भी नहीं है, प्लस जितना गोफ सील्ड ऑफ एरियाज है वो सब का पहले का यूनिट में बहुत बढ़िया से बना हुआ आज भी और उसका जो मॉनिटरिंग रेगुलर बेसिस पे वो बढ़िया से करते हैं। जब ये टेलीमॉनिटरिंग वाला व एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग वाला सिस्टम आया इसका सेंसर्स को हम लोग कुछ मेन रिटर्न रूट में जितना फील्ड ऑफ एरियाज का है जैसे 400 मीटर हॉरिजॉन्टल का मेन रिटर्न 500 मीटर का या कोई पर्टिकुलर 8 फीट 9 फीट ये सब में हम लोग कुछ स्टेशन और सेंसर्स लगा पाए वहाँ का एलार्म हमको सरफेस कंट्रोल रूम या उस आउट स्टेशन तक भी मिलेगा
तो ये जो एलिमिनेशन करने के लिए मैकेनिकल व इंजीनियरिंग कंट्रोल जो सर बोल रहे थे का जो ह्यूमन फेलियर से बचने के लिए उस टाइप का अरेंजमेंट करने के बाद उसका रिस्क को हम लोग काफी कम करते हैं। कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन और स्पॉन्टेनियस हीटिंग ये सब एलिमेंट्री का पूरा सरफेस तक का है। सरफेस में कंट्रोल रूम में टोटल रिकॉर्डिंग का ये चल रहा है और जो आउट स्टेशन है सर सभी सेंसर्स का एक साथ में प्राय 100 या 150 या 200 मीटर से एक आउट स्टेशन, उस आउट स्टेशन पे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल भी है इंटरलॉकिंग के। हाँ तो वो अपना जो ये जो गैसेस उसमें बात हो रही थी, अगर किसी कारण में गैस परसेंटेज बढ़ जाता है तो ट्रिगर एक्शन प्लान पे सर वही इंटरलॉकिंग सबसे अच्छा काम करता है। और इसके चलते हम लोग को मुंडली में बहुत टाइम लॉन्ग वॉल खास करके बंद रखना पड़ा। इंटरलॉकिंग का जो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका शेड्यूल क्या है? उसको चेक करने का उसमें सर रेगुलर ही है, रेगुलर मतलब शेड्यूल क्या है? अच्छा इंटरलॉकिंग का सेंसर्स काम कर रहा कि नहीं? अच्छा वो तो सर वो सर 3 महीना पे हम लोग को सेंसर्स को चेक करना है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस जो है वो ईच एंड एवरी डे ही मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वहाँ पे हर जगह पे आदमी अवेलेबल है, काम भी कर रहा है, तो जो ट्रेन पर्सन है उन्हीं को दिया जाता है। और इसमें जो सेंसर्स है इसको मीथेन एंड जो CO वाला सेंसर्स ये हर 3 महीना पे कर रहे हैं और उसका अपना कैलिब्रेशन निकाल के अपना कैलिब्रेशन और प्राय समय डिग्री 3 गैसीनेस के चलते हम लोग करते हैं सर एक्स्ट्रा हमारे पास सेंसर्स है, वो सेंसर्स को ऊपर में कैलिब्रेट करके रखते ही हैं, वो पर्टिकुलर डे में कैलिब्रेट करके उसको ले जाके खाली साफ सफाई कर देते हैं बहुत समय सेंसर को चेंज कर सेंसर्स को चेंज वो फायर में सर फायर का जो हम लोग के यहाँ पे कभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी नहीं थी, लेकिन जो भी रफ इंसिडेंट कभी एक दो तो हीटिंग का व बेल्ट का फायर का कुछ आया था, उसमें हम लोग को एक इनोवेशन किया है। ये हमारा संदीप इंजीनियर जो इनका काम है जो 0 स्पीड मतलब बेल्ट जाम होकर के ड्रम में या कोई जगह पे लॉक हो, बेल्ट चल नहीं रहा लेकिन ड्रम मेरा मोशन पे रह गया, तो ड्रम घूम रहा था तो बेल्ट पे रगड़ के उस पे अपना फ्रिक्शन के चलते हीट जनरेट करके थोड़ा सा बेल्ट फायर या कोई ऐसा टाइप का भी मौका था, या तो कभी आपको उसका नीचे आसपास में कोयला है सूखा कोल तो वहाँ से भी हो सकता है। ये सब देखते हुए उसने क्या किया है जो 0 स्पीड का एक कंट्रोल है उसमें बेल्ट का अगर मूवमेंट स्लो होके बंद हो गया, ड्रम अगर चल रहा है या एनर्जी सिस्टम अगर तो तुरंत ही वो उसको ट्रिप करा दे रहा 0 स्पीड का कंट्रोल। 0 स्पीड 0 स्पीड हाँ 0 स्पीड इंडिकेटर भी रखा है। लेकिन एक बात तो है जो रोलर रहेगा ना, रोलर खराब हो गया, हाँ बेरिंग खराब हो गया, हाँ घूम रहा है उधर तो जनरेट होगा नहीं, वहाँ सर वही फिजिकली चेंज करना उसके लिए क्या बना उसके लिए रेगुलर मतलब इंस्पेक्शन जो एक्चुअली सर यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए ना पर्टिकुलरली एक शिफ्ट दिया हुआ है, जैसे हम लोग क्या किए हैं 4 शिफ्ट में डिवाइड है और मेंटेनेंस शिफ्ट का जो टाइम है 6 बजे से लेके एटलीस्ट 1 बजे तक, इनका काम है पूरा टीम का कि थॉरोली जैसे बेल्ट सर्किट आपने बताया इंडिविजुअल बेल्ट सर्किट का जो मेन ट्रंक बेल्ट है उनके रोलर जनरली फ्री रहते हैं, जनरली जो फेस साइड बेल्ट रहते हैं उसमें क्या है मक या जो भी स्टिक ज़्यादा करता है तो उनका रोलर का इशू ज़्यादा होता है। तो एक कंप्लीट टीम है आइसोलेटेड हर सेक्शन का, नॉट ओनली कॉन्वेयर्स, हर का अपना सेपरेट टीम है, उनका अपना फोरमैन, उनका इलेक्ट्रीशियन प्लस मैकेनिकल, वो थॉरोली जाके चेक करते हैं। फंडलिंग सर जनरली इस सब चीज़ का टेक केयर किया जाता है। एक टीम का जो विसिनिटी ऑफ जुरिसडिक्शन कितना रहता है? जैसे सर CCS बोला जा रहा था अभी, जैसे कि बातचीत हो रही थी CCS की, तो जो CCS है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जितने भी ट्रंक बेल्ट्स हैं उसके लिए दे आर 1 किलोमीटर ट्रेन से 3 बेल्ट आता है, 3 एक बेल्ट सेट ऑफ मैन पावर 3 बेल्ट्स का 1 किलोमीटर। कितना किलोमीटर रहता है उसका? बेल्ट सर्किट हम लोग का मैंने लेंथ वाइज में 4 किलोमीटर है। एक टीम अच्छा एक टीम का सर 1 मीटर 3 बेल्ट करीब आ रहा 1 किलोमीटर। इसमें मेरा एक ही चांस है, हाँ ये चेकिंग कर रहे
बीच में कोई रोलर चेंज करने वाला था, ठीक है आज थोड़ा चलेगा कल देख लेंगे बोल के, क्योंकि दूर ज़्यादा है, जो सामान लाना है ना दूर ज़्यादा है, ठीक है कल लेके आके चेंज करेंगे बोल के छोड़ने का चांसेस रहता है, इसलिए विसिनिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन कितना है इसलिए पूछ रहे हैं हम। जैसे 2 बेल्ट रखते हैं सर, दो बेल्ट है। और ये लोग एक चीज और भी करते हैं सर, जैसे आपने रोलर बताया तो वो कुछ पाइल अप करके हम लोग इंटरमीडिएट प्लेस में रखते वो भी हैं। अगर मैंने ये नहीं कि अब जाना है तो सर्विस से रखना, दे यूज्ड टू डू दैट। टॉप रोलर्स एंड बॉटम रोलर्स दोनों में आएगा। लास्ट जो रिव्यू हो रहा था ये 19 तारीख जनवरी पे हम लोग P70 बाहर पैनल पे एक पैनल टू दूसरे पैनल शिफ्टिंग के पहले एक वर्कशॉप भी हम लोग करते हैं। उसमें कुछ नया सिस्टम जो हमारा इस पूरे सर्विस सिस्टम में नया इंट्रोड्यूस होता है। अगर जनरली हम लोग कॉलेज के द्वारा और हाइड्रोलिक पावर सर्किट्स का यूज़ करते हुए या तो कुछ चेंज ब्लॉक का कुछ लोड कैरिंग करने वाला अरेंजमेंट के थ्रू और इंग्लिश कॉलेज यही सब अरेंजमेंट पे 60 पाउंड रेल के ऊपर से GMT ट्रॉली के द्वारा सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर रहा है या नॉर्मल ट्रॉली। फिर भी अगर सर्किट में कुछ चेंजेस जो आता है एक पैनल से दूसरे पैनल के लिए उसका एक टोटल रिव्यू और SOP में कुछ चेंजेस ये करेगा। इस पैनल का जो ओल्ड पैनल टू न्यू पैनल कितना डिस्टेंस है? 2.4 ये 2.4 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है। 2.4 किलोमीटर। वन फेज टू अनदर फेज। इसमें 2 डीप राइज मूवमेंट है सर करीब 200 मीटर्स का। अब एक तो है 110 मीटर्स का और एक है 200 मीटर्स का और बाकी लेवल इंग्लिश कॉलेज के थ्रू। और अभी तक कितना चांसेस ट्रांसपोर्ट हो गया? अभी तक सर AFC, PSL, एनर्जी चेन ये सब हो गया। शेयर का ट्रॉली जा रहा है और 15 हुआ है पावर सप्लाई। और कितना बाकी है? 55 डेली कितना होता है आपका? हमारे सर 4 सीट हर सीट में एक टिश्यू में भी ट्रांसपोर्ट रखते हैं। सभी शिफ्ट में अभी जो सैलवेजिंग पीरियड में सर सब कॉमन है। और मेंटेनेंस में भी मेंटेनेंस में भी टीम जनरली कुछ स्पेशल मेंटेनेंस टीम जो AFC का CRR का असेंबल करना जोड़ना वो लोग कर रहे हैं। हाँ वो टीम वही लोग जो वहाँ पे ट्रेंड है और जो लोग आपको ट्रांसपोर्टेशन पे ट्रेंड है विजुअल का भी एक सेपरेट टीम कर देते हैं सर। विजुअल शेयर सर्विस लाया ना लाया? सर्विस लाया सब रिपेयर करके नीचे चला गया प्लेस पहुंच रहा है। क्योंकि CRR को हम लोग इन बिटवीन में एक जगह पे करते हैं 20-25 मीटर 20-25 PRS बैठा के एक बीच में इंसेट करते हैं वहीं पे शिफ्ट करते हैं। सर बाकी जैसे टारगेट का हो गया मतलब एक 1000 का और कुछ देखना चाहेंगे कि अपना ऐसा कोई मैकेनिकल स्पेसिफिक हैजर्ड्स ऐसा कुछ स्पेसिफिक कर जाए मैकेनिकल में वाइंडर के बारे में वाइंडर का ही फर्स्ट नहीं, जैसे DD साहब ने जो बताया था जो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन थोड़ा और एलाबोरेट करना चाहिए और डिटेल माइक्रो हैजर्ड्स और 2016 से जो आपने आइडेंटिफाई किया था उसमें परसेंटेज ऑफ हजार्ड रिडक्शन कितना हुआ एटलीस्ट और नया परसेंटेज ऑफ एडिशन कितना हुआ था और उसमें मिटिगेशन प्लान का आंसर उतना उसके कितना कम हुआ वो एक डॉक्यूमेंट हर रिवीजन के बाद लास्ट में एक ऐड कर दीजिए डॉक्यूमेंटेशन और एक एक रिव्यू में कितना आपका परसेंटेज घटा हुआ या कम से एडिशन कितना हुआ और अपना तरफ से ऑडिटेड जैसे डॉक्यूमेंट फीचर आने से ये भी रिव्यू करता हूँ बात ये रिव्यू के बाद लेकिन ये सीरियस एक्सीडेंट और ये डेंजरस छोटा छोटा इंसिडेंट में भी आप ये ऐसे भी रिव्यू कर रहे हैं क्या नियर मिस्टेक्स में भी कर रहे हैं ईयरमेस में भी ये ऐसे भी रिव्यू करो हाँ डेंजर सब तो हुआ ही और अगर मैंने सीरियस एक्सीडेंट और हड़ताल हुआ तब तो जरूर हुआ लेकिन नियर मिस्टेक्स में भी कुछ अगर ऐसा आया तो उसको लेके बेसिकली SOP को पूरा पहले चेक कर लेते हैं SOP में और कुछ एडिशन या कोई छूट गया
उसके बाद उसको समझाना लोगों को, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के पास। देखिए आपके डिग्री 3 माइल में स्पेशली इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स बहुत क्रिटिकल होता है आपके लिए। हो सकता है कभी मान लो 10-15 साल में नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन होगा, अभी रिसेंटली साहब ने कोटा बैंक को लेकर बार में देख रहा था, कुछ कहाँ सर वो माइल 50 आदमी ना भगत नहीं वो असल इलेक्ट्रिकल से था। Whatever भी, उसमें वो भी एक ऑब्जर्वेशन था। वो में ड्रिल मशीन का स्पार्क का कुछ हुआ था, उसके बाद भी कुछ नहीं था। सो व्हाटएवर में डिग्री 3 माइल में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स थोड़ा मतलब मतलब थोड़ा डीपली जाके उसको आइडेंटिफाई करना। 2006 में जो हाँ वो जो वो तो बात ही है, हाँ, वो आज का दिन वो माइंड से उसी दिन से और स्पेशली ये इलेक्ट्रिकल के तरफ, मैकेनिकल के तरफ में कंप्लीटली आपको लॉन्गबोर्ड फेस जितना भी चलता है कंप्लीटली आपका हाई प्रेशर पे इधर न्यूमेटिकल और हाइड्रोलिक, और ऑलमोस्ट आप कितना 55 प्लस 50 मतलब ऑलमोस्ट 80 सपोर्ट्स आपको कंटिन्यूअस रनिंग में रहता है। सो सेम जितना आपका इम्पोर्टेंस इलेक्ट्रिकल डिग्री 3 में आपको जो देना है, मैकेनिकल की तरफ से भी उतना ही आपका हजार्ड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सो आपने जो ये 30 आइडेंटिफिकेशन जो किया था, उसमें फिर प्रिंसिपल हजार्ड के साथ आपको उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। उसमें आपके पास अभी 4 पॉइंट है, मतलब 2 स्किप को या 2 मैन वाइंडिंग हो सकता है अभी इसमें, लेकिन बहुत दिन से आपका एक रिसेंटली जीआई करने के बाद भी जो पता चला वो फैक्टर सेफ्टी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उसमें, ये सस्पेंशन गियर है वाइडिंग जो भी। सो ये सब जिस दिन का छोटा मोटा इंसिडेंट होने के समय में ये सब फिर बाहर आता है। सो ये सब आप हजार्ड आइडेंटिफिकेशन में पहले डाल के उसको मिटिगेशन प्लान कैसे करना है, और जैसे डीडी साहब ने जो बताया था, सो उस तरीके से प्रॉपर प्लान बना के उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी देने से अच्छा रहता है। और ये भी रिव्यू में आपको ऑडिट होना चाहिए, मतलब लास्ट पेज में ये रिव्यू में कितना हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का रिस्क रेटिंग कम होगा या नया कितना ऐड हुआ, परसेंटेज ऑफ एडिशन कितना होगा, वो एवरी रिव्यू में एक आखिरी पेज में ये डॉक्यूमेंट रहने से नेक्स्ट कभी भी रिव्यू करने से नया फिर प्लान बनाने से पहले ये रिव्यू को हम लोग एक बार देख सकते हैं। सो ऐसा डॉक्यूमेंट रहने से क्या है कि ये कंटिन्यूस चलते रहेगा। सो ये मेरा ओपिनियन है। सो होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल ये बेसिकली आज जो रिव्यू का साहब का जो हम लोग का सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का मतलब ये होता है कि माइंस में या कोई भी इंडस्ट्री में कुछ हजार्डस एक्टिविटी, रिस्क एटमॉस्फेयर, रिस्क एनवायरनमेंट रहता है, जिसको कंट्रोल करके जो अनसेफ कंडीशन या अनसेफ एक्ट जो भी होता है उसको कंट्रोल करके हम काम करेंगे, जिससे कि ड्यूरिंग वर्क कोई लॉस नहीं हो। उस पर्पस के लिए ऑलरेडी कोल माइंस रेगुलेशन सदियों से काम कर रहा है और माइंस सेफली मोस्टली सेफ एनवायरनमेंट में सदियों से काम किया जा रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट ये जो कुछ दुर्घटना या डिजास्टर्स ये हुआ है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक सोच है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड जो खदान का है, माइंस का है, उसको और इम्प्रोवाइज किया जाएगा। ओनली रेगुलेटरी या ओनली स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अलावा इसको जो सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है इसको मैनेज करना है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो इस माइंस को चला रहे हैं, उन्होंने मिलजुल के सभी चीज़ों को कंसिडरेशन को लेते हुए पहले से ही हमको ये मालूम होना चाहिए कि खदान में क्या अनसेफ कंडीशन, किस काम को करने से क्या खतरा है और इस खतरा को कैसे हम निपटेंगे, सो दैट कि हमको कोई इंजरी ना हो या कोई लॉस ना हो। इसी को नज़र में रखते हुए सभी को इन्वॉल्व करते हुए हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। इसका ये पर्पस ये नहीं है कि माइंस पूरा अनसेफ कंडीशन में था, हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया और माइंस पूरा सेफ हो गया। माइंस पहले से भी सेफ में चल रहा था
लेकिन सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने से क्या होता है ना, वो जो सेफ्टी का स्टैंडर्ड, स्टेटस ऑफ सेफ्टी, इस माइंस कितना सेफ है, वो माइंस कितना सेफ है, उसको ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देख के, ऑडिट करके या इसको रिप्रेजेंट करके हम ये बता सके कि हम कितना सेफ में काम कर रहे हैं। तो ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान ये दिखाना जरूरी हो जाता है कि हमारा, जब हम इनिशियली किए हमारा माइंड्स में, ये तो एक दिन का नहीं कि एक दिन बैठ के हम पूरा हैजार्ड आइडेंटिफाई कर लिए या रिस्क असेसमेंट कर लिए। ये पूरा टीम, डिफरेंट टीम, सभी डिपार्टमेंट का अलग अलग टीम बन के हर एक काम, हर एक छोटे छोटे एक्टिविटी का रिस्क को एनालाइज किया गया और उसका असेसमेंट करके कि दिस इज द रिस्क लेवल। हमने ये रिस्क लेवल जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, इस जगह में हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये प्रोसेस में हम इसको कंट्रोल करेंगे, डिसाइड किए एंड कंट्रोल किए। उसके बाद रिस्क लेवल घटेगा। रिस्क लेवल का जो 2-3 पार्ट है, एक तो है कि जिस जगह में घटना घटेगा वहाँ का एक्सपोजर कितना रहेगा, उस घटना घटने का प्रोबेबिलिटी कितना है। जब हम कंट्रोल्स मेजर लेते हैं, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आइदर हम वहाँ से आदमी को कम कर देते हैं या उसका प्रोबेबिलिटी कम होगा, तो वो कम होने से रिस्क लेवल थोड़ा कम होगा। और वो कम जब 3-4 साल हम उसको इफेक्टिव करके इम्प्लीमेंट कर लिए, रिव्यू कर लिए, हम देखेंगे कि इसका रिस्क लेवल कम हुआ है। वही चीज टेबुलर फॉर्म में आएगा कि बिफोर रिस्क असेसमेंट या 2016 में या 2020 में या 2018 में हमारा दीज आर द हैजर्ड्स, ये रिस्क का स्कोर है। उसके बाद आज का दिन में रिव्यू में ये रिस्क का स्कोर है, तो हमारा यहाँ घटा। इसको देख के हम ये बोलेंगे कि नहीं, मेरा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो हम बनाया, इम्प्लीमेंट किया है, उससे हमको रिजल्ट हो रहा है। और ये हम 10 बाहर आदमी को भी कन्विंस कर पाएंगे, बता पाएंगे कि हमारा माइंड्स में हम सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बना के सेफ्टी स्टैंडर्ड को, माइंड्स का सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। ये जरूरी नहीं कि कोई माइंड्स में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हुआ है और रिस्क असेसमेंट हुआ है, जेन्युइनली सब लोग इन्वॉल्व होकर किया है। इन स्पाइट ऑफ दैट ऑल्सो कुछ ऐसा भी दुर्घटना हो सकता है, कुछ होता है, अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस होता है, या कुछ ऐसा रिस्क है जो हमारा नजर में पहले आया नहीं था, या हम बहुत रिसर्च करने के बाद भी हमारा दिमाग से छूट गया था, वो रिस्क फिर सामने आ गया। ऐसा हो सकता है। उसके लिए ऑडिट नहीं कि कोई कि ये नहीं बोलना है कि इस माइंड्स में बड़ा दुर्घटना हो गया कोई पर्टिकुलर कारण के लिए, इसका मतलब कि इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं था या सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान नहीं था। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का उद्देश्य ये है कि सेफ्टी स्टैंडर्ड को हमको इम्प्रूव करना है, जहां हम है उससे थोड़ा आगे जाएंगे और इसको हम रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। हमारा जो टोटल काम कर रहा है आदमी या सोसाइटी या सबको आटे लाट की माइंड्स ये जो भी एटमॉस्फेयर है, हम एक तो सेफ्टी को पूरा ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं, ये हम दूसरों को प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यही चीज सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में आएगा। तो एक टेबुलर फॉर्म में जो रिस्क टोटल हैजर्ड्स 1 2 3 जैसे हैजर्ड्स, सब हैजर्ड्स हो गया। उसके बाद ये पूरा डिपार्टमेंट का नीचे नीचे जाएगा, तो 400 500 600 हैजर्ड आएगा, सब हैजर्ड, उसका रिस्क रेटिंग आएगा। उसके बाद कंट्रोल मेजर्स रहेगा, जो भी है लिया गया है या ऑलरेडी पहले से कंट्रोल मेजर्स था, स्टैट्यूटरी प्रोविजन था, आपने एक्स्ट्रा फिर कंट्रोल मेजर्स लिए। उसके बाद फिर रिस्क स्कोर क्या है, ठीक है। कोई 350 है एंड इट इज ए सिग्निफिकेंट हैजर्ड, वही हम उसको कम नहीं करेंगे पूरा कि वो एक टॉलरेबल लिमिट के नीचे आ जाएंगे और वो हमारा उसके लिए जो प्रावधान है उसके लिए हमारा नेग्लिजेंसी हो सकता है। उसको देखते हुए हमारा रिस्क लेवल में हमारा जो कॉन्सिक्वेंस एंड एक्सपोजर वो कम नहीं होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी 7 के जगह में 5 आ जाएगा, कुछ 300 350 के जगह में 300 आ जाए, 320 आ जाए, ये आएगा कि हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक रिस्क लेवल था जहाँ की इंस्पाइट ऑफ उसी समय का जो प्रावधान था उसको फुलफिल करने के बावजूद भी हमारा साइड फॉल हो गया और एक साइड एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद हम लोग जो किए, आपने स्टडी किए, फिर सपोर्ट प्लान को रिवाइज किए, साइड सपोर्ट को इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद कम हो गया। तो वो जो हैजर्ड उस पर्टिकुलर एक्सीडेंट के बाद वो हैजर्ड आइडेंटिफाई हुआ, वो 350 में स्कोर चला गया। आज का दिन में उसका स्कोर जो है 5
इंटू 10 50, ये 7 के जगह में मान लीजिए 4 आएगा, वो 200 आ जाएगा। या अगर आपको पूरा ड्रेसिंग करने के या इंस्पेक्शन में लगता है कि पूरा सब जगह बढ़िया साइड से, कहीं से साइड फॉल का कोई सिम्टम्स या आने वाला टाइम में किसी जगह में आपको साइड फॉल का नहीं दिख रहा है, तो 3 में आ जाने से भी वो 150 आ जाएगा। ये है, तो ये दिखेगा कि नहीं ये चीज किया गया तो ये चीज कम हुआ है। दूसरा, जैसे कि एक चीज अभी जो डेंजरस अकरेंस हुआ उसमें वो hazard हम आइडेंटिफाइड नहीं था, मान लीजिए वो hazard आ गया तो हमने ये प्रोसीजर कर दिया और ये hazard अभी कम हो गया। ये हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जिसी वक्त भी रिव्यू होगा या किसी बाहर का आदमी को हम लोग किसी को दिखाना चाहेंगे तो ऐसा हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम एक एक hazard को आइडेंटिफाई करें, या बाहरी आदमी को या किसी को सपोज एक्सप्लेन करना है तो कंट्रोल मेजर बताने का उतना समय नहीं रहेगा। लेकिन आप ये जो प्रीवियस रिस्क को, कंट्रोल मेजर्स, प्रेजेंट रिस्क को ये दिखा देंगे तो वो टेंटेटिव एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हाँ ये मैनेज करके कर रहे हैं। दूसरा चीज है कि जो कंट्रोल मेजर में जो बात हुआ था कि जो लिख दिया जाए कि प्रोसीजर है उसको क्लैरिटी के साथ डिफाइन। सपोज हमको एक सिग्निफिकेंट हैजर्ड अभी आ गया, कुछ घटना घट गया, या दूसरा जैसे झांझरा में घटना घट गया तो हमारा उस पर्टिकुलर टीम को, वो जो मैकेनिकल है जो मेंटेनेंस करते हैं पावर सर्किट का, वो लोग अपना बैठ गए कि भाई हमारा क्या है, उनका ऐसा हुआ है, सो दे विल आइडेंटिफाई द हैजर्ड, देन दे विल सी कि हमारा माइंड में जो एक्टिविटी है वो हैजर्ड वहां परसिस्ट करता है क्या, नहीं करता है ना, नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, हमारा ये मेंटेनेंस टैग ये सब चीज है इन प्लेस है तो ठीक है, हैजर्ड है, रिस्क एक्सपोजर है, रेटिंग इतना, तो रिव्यू हो गया। अगर मान लीजिए नहीं है, ये पता चला कि अरे यहाँ भी गड़बड़ है, तो इमीडिएटली उसका एक्शन प्लान हो जाएगा कि इसको रेक्टिफाई करना है, इसके लिए नया सामान प्रोड्यूस करना है। तो जो वर्क प्लान होगा वो वन पेज का रहेगा कि ये चीज करना है, ये इतना दिन से इतना दिन लगेगा, इनका जिम्मेदारी, ये करेगा इतना जिम्मेदारी, तो ये वर्क प्लान कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ? वो वर्क प्लान जब बन जाएगा देन अकॉर्डिंगली आपका जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का रिव्यू हुआ है, टीम उसका टीम बैठेगा, सिग्नेचर करेगा कि रिव्यू हुआ, रिस्क स्कोर ये है, उसके ऊपर में वर्क प्लान बना, उसके उसी का डॉक्यूमेंट होके वो चीज आपको मान लीजिए रिसोर्स की जरूरत है वो अप्रूवल के लिए जाएगा, वो प्रोसेस होके उसी हिसाब से उसको कंप्लीट होगा। तो वर्क प्लान ऐसे खाली लिख देने से नहीं होगा, कंप्लीट जो जो मेन हर चीज में वर्क प्लान नहीं बनता है, जिसमें रिसोर्स का चाहिए, जिसमें समय चाहिए, जिसमें एक आदमी या एक डिपार्टमेंट के हाथ में काम को कंप्लीट करने का साधन नहीं रहता है, उसमें कंप्लीट एक डिफाइंड वर्क प्लान रहता है, सो दैट कि सही टाइम पे मान लीजिए कोई रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है और हाई रिस्क है, हमने उसके कंट्रोल मेजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 साल लगा देंगे, ये नहीं होना चाहिए। द मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको कंप्लाई करना है, उसी लिए उसको वर्क प्लान बनाना है। तो मेन आज का चीज जो है रिव्यू में ये चीज को थोड़ा इंप्रूव करना है। हमको जो रिस्क रेटिंग में हम जो 6 साल से सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं, हमारा क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है रिस्क रेटिंग में, और किस किस मेजर चीजों में हम लोग कुछ अच्छा काम, जैसे कि डाइल्यूशन ऑफ रिटर्न एयरवे बाय द मीथेन फ्रॉम कोफ, उसके लिए कंट्रोल मेजर आपने ऑक्सिलरी फैन रिटर्न में लगा के वो एक कंट्रोल मेजर किया है, उसको रहेगा वो चीज, तो वो सब चीज यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और फाइनली सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में ये फाइनल दिस इज द रिस्क लेवल पहले था, आज का दिन में ये है, सो दिस इज द इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये चीज रहना है। इसी के साथ बाकी माइंस के लिए और सभी एम्प्लॉय सभी का माइंस का प्रोडक्टिविटी, सेफ्टी और सबका वेलफेयर का विश करते हुए मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।